स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनिक का टॉपिक, जिसका नाम है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उसमें हमारे पास प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट के साथ बनते हैं बाई प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट से जब हम अलग कराने की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं तो उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। अब या तो हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए जो कि आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को अलग करे और बाई प्रोडक्ट को अलग करे। अब हमारे पास प्रोडक्ट है तो हमें ये पता करना है कि ये प्रोडक्ट प्योर है या इम्प्योर है। उसके लिए भी हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं DSC, यानी कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। तो अगर इसमें जो कर्व आता है वो उसका अगर शार्प पीक आता है इसका मतलब वो प्योर है, और इसका शार्प पीक नहीं आता है इसका मतलब वो इम्प्योर है। तो इम्प्योर से प्योर करने की जो प्रोसेस है इसे प्योरिफिकेशन बोलते हैं। और इसमें हमारे पास जो कॉमन टेक्निक्स हैं वो हैं सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड्स के लिए यूज़ होती है, डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए यूज़ होता है, और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी जो है आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। इस वाले टॉपिक में हम जो मेनली जिन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के बारे में भी हम देखेंगे कि किस बेसिस पे ये किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करें डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन सिर्फ लिक्विड्स के लिए होता है, और डिस्टिलेशन के भी 4 पार्ट हैं: सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है, सिंपल डिस्टिलेशन उन मिक्सचर में करते हैं जहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, यानी कि 25 डिग्री से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए मिक्सचर के कंपाउंड के बीच में। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आपके पास आता है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का, मिक्सचर ऑफ ईथर और टोल्यूइन का, और हेक्सेन और टोल्यूइन का। तो ये एग्जांपल्स हैं इसके। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, इनको टेम्परेचर देंगे, किसी जो कम वाला है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक का टेम्परेचर देंगे। जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके वेपराइज होगा उसको बाद में कंडेंस करके हम अलग से निकाल लेंगे। अगर दो ऐसा हमारे पास ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी कि 25 डिग्री से कम का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम नेक में यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है उनके बीच में बन जाए, दो मिक्सचर के बीच में। और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा आसानी से हम उनको सेपरेट आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो यहाँ पे हम जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनको इसी मेथड से अलग करते हैं। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, वो इसी टेक्निक से अलग किया जाता है। और इसके अलावा एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल जो है, इनका मिक्सचर भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। अब हमारे पास आता है वैक्यूम। तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा है जिसका टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल 300 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम उसको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देते हैं तो वो उस टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं रहेगा। तो उसको सेपरेट करने का मतलब क्या है, तो ऐसे केस में हम उससे कम टेम्परेचर पे उसको बॉयल कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें वहाँ पे प्रेशर कम करना पड़ता है, हमें वहाँ पे वैक्यूम लगाना पड़ता है, और ऐसा हम एक वैक्यूम पंप यूज़ करके करते हैं। तो जब हम वो टेम्परेचर नहीं दे सकते तो वहाँ पे हम प्रेशर ग्रेड यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जूसेस हम ऐसे करते हैं। इसके अलावा रिकवरी करते हैं ग्लिसरॉल की फ्रॉम स्पेंट लाई से, और ग्लिसरॉल जो है इसका भी हम करते हैं स्प्लेंट लाई से, हम जो है ग्लिसरॉल को अलग करते हैं इसी मेथड से, वैक्यूम डिस्टिलेशन वाले मेथड से। अब हमारे पास अगला मेथड आता है स्टीम। तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे मिक्सचर में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आपका स्टीम वॉलेटाइल होता है, यानी कि स्टीम पास कराने की वजह से वो वॉलेटाइल हो जाता है। तो और दूसरा वो पानी में एमिसेबल होता है, क्योंकि पानी में अगर मिसेबल होगा तो फिर पानी से सेपरेशन का एक नया जो है झंझट हो जाएगा उसमें। तो फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट अगर है जहाँ जो स्टीम वॉलेटाइल है, तो वहाँ पे हम स्टीम उसे प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग ए कॉलम और चैम्बर या फिर स्टीम जनरेटर। ठीक है, तो स्टीम जनरेटर स्टीम पास कराएगा और उस स्टीम की मदद से वो वॉलेटाइल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है स्टीम की मदद से जो कराते हैं, हम कराते हैं एनिलीन और वाटर का। तो यहाँ पे एनिलीन जो है वो स्टीम वॉलेटाइल होता है, एनिलीन को वाटर से ही सेपरेट करा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है इसके पास इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, जबकि पैरा वाले के पास इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे टर्पेनॉल हो गया या फिर नाइट्रोबेंजीन हो गया। नाइट्रोबेंजीन के बारे में हमने ऑर्थोनाइट्रोबेंजीन के बारे में भी बात करी, और तो पैरा ब्रोमोबेंजीन भी होता है। इसके अलावा नेप्थलीन हो गया, ठीक है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करी थी, और इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भी है। इसके अलावा
थिनलेन भी है, इसके अलावा हम टर्पेंटाइल भी है और एनिलीन को वाटर से। तो ये सारे हमारे किससे हैं, ये स्टीम डिस्टिलेशन से अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो क्रोमेटोग्राफी आपकी दो पार्ट में डिवाइड करी गई है, एक एडजप्शन और एक पार्टीशन। एडजप्शन क्रोमेटोग्राफी में आपके दो पार्ट आते हैं, कॉलम और थिन लेयर, और पार्टीशन में आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है। तो जो आपकी एडजप्शन क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पे आपका जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड है और मोबाइल फेज लिक्विड है। और पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें आपका स्टेशनरी जो फेज़ है और मोबाइल फेज़ दोनों ही लिक्विड है। ये हमको और अच्छे से समझ आएगा जब हम इसको डिटेल में देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम करेंगे क्या, स्टेशनरी फेज लेंगे। स्टेशनरी फेज का मतलब है हम यहाँ पे सिलिकल जेल लेंगे जो कि सॉलिड है, ठीक है। उसकी एक स्लरी बनाएंगे और उसको हम एक उसमें रख देंगे, ठीक है, चैम्बर में। और उसके बाद उसके ऊपर हम एक मिक्सचर लगाएंगे। अब जो सिलिका जेल है ये स्टेशनरी फील है, ये पोलर होता है, और हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें A+B है फॉर एग्जांपल, जिसमें A लेस पोलर है और B मोर पोलर है। और फिर उसके बाद हम ऊपर से एक सॉल्वेंट डालेंगे। जो सॉल्वेंट होगा उसे मोबाइल फेज बोलते हैं या फिर एलिवेंट बोलते हैं, और वो नॉन पोलर होगा। तो अब होगा कि जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो A और B जो मिक्सचर है उसमें से एक लेस पोलर है A, तो जो लेस पोलर है वो तो जल्दी नीचे आएगा, और बी जो मोर पोलर है वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि उसका एडजप्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। क्योंकि बी को अपने जैसे पोलर को पोलर जैसे लोग दिखने लग जाएंगे तो वो बातों में उलझ जाएगा और ए जल्दी से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके इनका सेपरेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम हमने मोबाइल फेज को मूव कराया। यहाँ पे मोबाइल फेज जो एलिमेंट था वो लिक्विड था, लेकिन स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड था, ठीक। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में दूसरा आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे भी हम सिलिका जेल यानी कि आपका स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक ग्लास स्लिट लेते हैं, उसके ऊपर हम सिलिका जेल ही लगाते हैं जो कि पोलर है, सॉलिड है, ठीक है। और उस पर ही हम A+B अपना कोई मिक्सचर रख देते हैं जिसको हमें सेपरेट आउट करना है। और हमें कंटेनर लेते हैं जिसमें हमने खूब सारा सॉल्वेंट भर के रखा है। सॉल्वेंट हमारा क्या है, पोलर है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको डिप करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्वेंट नीचे से ऊपर आएगा। अब नीचे से ऊपर आएगा तो ए मिक्सचर में ये आपका कैसा है, लेस पोलर है, बी अगर आपका मोर पोलर है। तो यहाँ पे इस बार ऊपर कौन जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस वही मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम पोलर चीज़ें ले रहे हैं। तो जो पोलरिटी पोलर देख के वहाँ पे ज़्यादा मूव ही नहीं कर पाएगा। तो इस बार जो ऊपर ज़्यादा पहुँचेगा वो होगा आपका ए, ठीक है। तो ए आपका ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिया, सिलिका जेल लिया जो कि आपका पोलर है, जो कि आपका एडजॉर्वेंट है। और इसके ऊपर जो स्लरी है वो क्योंकि एक थिन लेयर बना रही है ग्लास पे, इसीलिए हम यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और ये जो दोनों ही एडजॉर्प्शन में आ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सॉलिड है वो आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड है और आपका मोबाइल फेज लिक्विड है। लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपका जो मोबाइल फेज है वो टॉप टू बॉटम जा रहा है, लेकिन थिन लेयर में आपका बॉटम टू टॉप जा रहा है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आपकी थिन लेयर की तरह है, लेकिन इसको पार्टीशन में क्यों लगा, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ना हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर में अंदर हम एक गोस कर्व करके उसमें लिक्विड भर देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। तो यहाँ पे आपने पोलर ही लिया, बस यहाँ पे सिलिका जेल की जगह वाटर ले लिया। एक सेपरेट से आपने क्या किया, एक पार्टीशन बना दिए, दो सॉल्वेंट के पार्टीशन बना दिए। तो इसलिए हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं। और पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसको ही उस चैम्बर में जिसमें फ्लूइड भरा है थिन लेयर की तरह उसमें डाला, तो नीचे से ऊपर यहाँ पे भी आपका सॉल्वेंट जाएगा और जो आपका लेस पोलर होगा वो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे भी जो आपका प्रोसेस में जो आपका मोबाइल फेज़ है वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। यहाँ पे दोनों जो फेज़ हैं आपके स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों ही लिक्विड हैं। अब हमें एक चीज़ देखनी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो आपकी ग्लास स्लिट थी उसकी फॉर एग्जांपल वहाँ पे सॉल्वेंट मूव करा Z, वहाँ पे A मूव करा X और B मूव करा Y। तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है रिटार्डेशन फैक्टर। तो रिटार्डेशन फैक्टर को हम निकालते हैं, जो जिस भी सॉल्वेंट का निकालना है वो जितना मूव किया अपॉन सॉल्वेंट जितना मूव किया, तो वो रिटार्डेशन फैक्टर होता है। और रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एडजॉर्प्शन के। अगर हम A के लिए देखें तो X/Z हो जाएगा। A मतलब बहुत ज़्यादा चला है, और ज़्यादा चला है मतलब इसका एब्जॉर्प्शन कम हुआ है, यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कम, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना क्रोमेटोग्राफी वाला टॉपिक भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैंने साइड में डेविएशन लिख रखे हैं रोल्स लॉ के, अलग
बात है बिल्कुल टॉपिक सेट के, पर फिर भी मैंने याद करने के लिए यहाँ पे लिख दिया था कि अगर एसीटोन के साथ कोई भी मेंबर है क्लोरोफॉर्म को छोड़ के तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, लेकिन एसीटोन के साथ अगर क्लोरोफॉर्म है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, और एल्कोहल के साथ अगर पानी है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, रोल्स लॉ से। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे आपका डिस्टिलेशन ख़त्म कर दिया और हमने यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास टॉपिक में हमने क्या क्या नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा सब्लिमेशन, हमने नहीं पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन, हमने नहीं पढ़ा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो एक बार इनकी भी बेसिस देख लेते हैं। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है उनमें सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं, सॉलिड टू गैस। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल आ जाएगा कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड और थैलिक एनहाइड्राइड। अगर क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन ऐसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होगा। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी किसी पार्टिकुलर स्यूटेबल सॉल्वेंट में और जो उसमें इम्प्योरिटी है उनकी जो सॉल्युबिलिटी है मैच नहीं करेगी, तो यहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं और ये दोनों ही सॉलिड के लिए होते हैं। और अगर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की बात करूँ तो इसका प्रिंसिपल होता है कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर आपका एक्वस मीडियम में पड़ा हुआ है, यानी कि पानी वाले में पड़ा हुआ है, तो हम उसको अलग करने के लिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम बीकर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे और नीचे एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, और फिर उसमें ऊपर से हम अपना जो भी मिक्सचर है वो डाल देंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का और पानी का, फिर हम उसको शेक करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होता है, तो सारा का सारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में पहुंच जाएगा और नीचे जो है वो एक्वस वाला आ जाएगा। जनरली नीचे एक्वस वाला ही होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ऑर्गेनिक वाले से ज़्यादा होती है। फिर हम क्या करेंगे धीरे से नीचे से टैप को ओपन कर देंगे और जो एक्वस वाला है उसको हटा देंगे और हमें जो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हुआ मिलेगा वो हमारा ऑर्गेनिक वाला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि जो डेंसिटी होती है वो ऑर्गेनिक वाले की ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी अगर क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है तो यहाँ पे CHCl3 की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है वाटर से, तो जो नीचे आएगा वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आएगा। हमें ये बात यहाँ पे याद रखनी थी। और यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला टॉपिक NCERT से ख़त्म होता है।